देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो कर लिया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं, क्या होते हैं डायमेंशनल फार्मूलाज, क्या आपको किसको क्या आपको कैसे समझना है, तो आज वो सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो इस चैप्टर से या तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट से क्वेश्चन बनता है या फिर आपका डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एरर वाला पोर्शन तो कट है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान से समझेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बहुत अच्छे से। तो डायमेंशनल फार्मूला देखो, इसमें ना आपको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से सिंबल दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ मास की। अगर मेरे पास पहला मेन है मास, तो मैंने बोला कि मास को हम किस में मेज़र करते हैं, आप बोलोगे केजी में। पर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बेटा वो इन ब्रैकेट्स में कैपिटल एम से शो होता है। तो मास का जो होता है वो डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एम विद दीज ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड हमारे पास आता है लेंथ बेटा। तो अगर लेंथ आपको पता है किस में मेज़र होता है, मीटर में मेज़र होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल बेटा, क्योंकि ये एक लेंथ है। ये क्या है, मीटर जो है लेंथ है, एक तरीके से लेंथ। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल एल होता है, ठीक है। कैपिटल एम मत लिख देना, क्योंकि वो किसका होता है, मास का। बेटा ये आपको लर्न करना है कि मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम होता है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बहुत सारे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपने ये पुरानी वीडियो देखी है, पार्ट 1 देखा है, क्योंकि लास्ट पार्ट बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कि इसका थर्ड पार्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डालता हूँ, जो भी मैं चीज़ डालूँगा, हर चैप्टर जो मैं डालूँगा वो, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है हमारा, थर्ड वाला रहता है मान लो टाइम। अब टाइम को क्या करते हैं, टाइम आपको पता है कि सेकंड में मेज़र होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा वो कैपिटल टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया। अब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसको मेज़र करते हैं केल्विन में, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल के ही होता है, केल्विन का कैपिटल के। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट क्या है, इसको जनरली मोल में करते हैं, MOLE, मोल। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा वो MOL होता है, MOL, ठीक है। क्या होता है, MOL। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, करंट की। करंट को बेटा A एम्पियर में करते हैं, तो इसका भी कैपिटल A ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, अब ये लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी का क्या था, कैडेला। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो CD, ऐसे ही, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये वाले, ये डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं कि किसका क्या है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। कैसे काम आने वाले हैं, चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कैसे काम आएंगे। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि एक काम करो, डायमेंशनल फार्मूला बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ, किसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, मैंने आपको कहा फोर्स का बताओ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। आपने कहा भाई कैसे बताएं, हमें तो सर ने बताया मास का ये होता है, लेंथ का ये होता है, करंट का ये होता है, पर ऐसे फोर्स का तो नहीं पता। तो बेटा कैसे सॉल्व करना है आपको,
आपको लिखना है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हो। फोर्स इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ये होता है। आपने कहा हाँ यार ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि F इक्वल टू होता है ma। अब मैंने बताओ, अब मास का क्या होता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कहा जी वो मैंने पढ़ा था, कैपिटल M होता है। लो जी, एक्सेलरेशन, अरे यार एक्सेलरेशन तो पढ़ा नहीं। तो आपको बेटा इधर ध्यान रखना है रफ में, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर क्या होती है, लेंथ, मीटर क्या होती है, ये जो मीटर है ये लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L। और सेकेंड किसका होता है, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, T। और इसका स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये लेंथ है जी, और इसके डिवाइड में क्या आ रहा है, T आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है जी, स्क्वायर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यही मतलब है कि मीटर मतलब लेंथ हो गई तो ऊपर L आ गया, और नीचे सेकंड मतलब टाइम हो गया, सेकंड का स्क्वायर है तो T का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये M आ गया, ठीक है, और ये L इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, L आ गया, और ML, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे बैठा हुआ है T, और इसका क्या बैठा हुआ है, स्क्वायर। अच्छा, नीचे की पावर अगर ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया ML, और T की पावर नीचे 2 थी, ऊपर आके हो गई -2। तो मैंने बोला कि ये जो फोर्स हमारा चलता आ रहा था, इस फोर्स की जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया MLT -2। ये आपको जनरली लर्न भी कर लेना है बेटा, क्योंकि हर बार आप ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाओगे, कई जगहों पर ये डायरेक्ट अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे कह रहा है कि फोर्स MLT -2 आया कैसे, तो आप उसे इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया मास इनटू एक्सेलरेशन से आया, वैसे हमने सॉल्व किया और हमारा आ गया। ठीक है, तो F का जो हमारा फोर्स है वो क्या आ गया, MLT -2। तो इस तरीके से मेरे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, अगर मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा प्रेशर का, तो आप कहोगे ठीक है सर प्रेशर का बता देते हैं। अब प्रेशर के लिए आप, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, है ना, यूनिट एरिया पढ़ा है ना, बहुत छोटा सा अगर आप एरिया लेके फोर्स लगाते हो तो वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो फोर्स का, अब दोबारा देखो, अब आपको प्रेशर की निकालनी है, इसे पावर मत समझना, ये प्रेशर है। फिज़िक्स में पावर को भी P से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर है। फोर्स का अभी डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल के कितना है, MLT -2। अब बात करते हैं एरिया। तो मुझे एक बात बताओ, जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है एक तरीके से लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है। अब अच्छा, कुछ प्यारे बच्चे ये कहेंगे सर एरिया तो हमने ये भी सुना है साइड का स्क्वायर। कुछ महान बच्चे कहेंगे सर हमने एरिया तो ये भी सुना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट भी सुना है। आप खाली L इंटू B का क्या मतलब है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ओवरऑल चाहे ये वाला एरिया हो, चाहे ये वाला एरिया हो, चाहे ये वाला एरिया हो, यहाँ पे अगर साइड है तो वो साइड भी क्या थी, लेंथ थी। यहाँ पे ये बताओ ये भी लेंथ है भाई, है तो मीटर में ही। अब एक बात बताओ, अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो ये भी मीटर में आएगा और ब्रेथ भी मीटर में आएगा, तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। यहाँ पे साइड भी क्या होगा, मीटर आ गया एक बार, उसका स्क्वायर। यहाँ पे बेस, ये बेस भी क्या है, ये भी मीटर में आएगी, और हाइट क्या है, ये भी मीटर में आएगी, इसमें भी मीटर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी एरिया निकालते हो, ठीक है, कभी भी अगर आप एरिया निकालते हो तो वो हमेशा लेंथ का स्क्वायर आता है, यानी कि लेंथ का क्या आता है, स्क्वायर आता है। यानी कि जब भी आप एरिया निकालोगे वो आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, मीटर का स्क्वायर। अब ये मीटर क्या होती है जी, ये तो लेंथ होती है। तो मैंने कहा लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो यानी कि एरिया की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, L का स्क्वायर। तो मैंने वही यहाँ पे यूज़ किया, L का क्या आ गया, स्क्वायर।
तो ये मेरे पास फोर्स हो गया, ये मेरे पास एरिया हो गया। अब मैंने कहा ऊपर एक एल है, नीचे एल 2 हैं, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, इसकी पावर से ये एल कट जाएगा, तो मैं कहूँगा ऊपर बचेगा एम टी माइनस 2 और नीचे बस एक एल बचेगा। अब ये एल अगर ऊपर चला जाएगा तो इसकी कितनी पावर हो जाएगी, एल की यहाँ पे 1 पावर है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये मेरे पास किसका आ गया बेटा, ये मेरे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली क्या करना है बेटा, लर्न रखना है, तरीका भूलना नहीं है आया कैसे था। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलते जाओ, फॉर्मूलों की डायमेंशन रखते जाओ और फाइनली जो एक डायमेंशन निकलेगी वो उस चीज़ की होगी जो आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं किसी को। चलो किसका देखें बताओ, तो हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, आप वर्क का बताओ, वर्क। ठीक है, चलो जी वर्क का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बताओ, फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होगा, फिर से एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, एक तरह से लेंथ होती है, कितना मीटर चले, तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एल, क्योंकि ये कितना मीटर चले एक तरीके से क्या है, लेंथ है। अब यहाँ पे देखो एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2। तो ये हमारे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा, वर्क का आ गया। किसका आ गया, वर्क का। तो ये हमारे पास किसका आ गया, वर्क का आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फ़ोर्स को याद कर लेना, क्योंकि फ़ोर्स क्या है ना, जनरली काफ़ी जगह पे डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। अब आप उसे खोल खोल के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि फ़ोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एम एल टी माइनस 2 होता है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास लिख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, चलो पावर का कर लेते हैं, प्रेशर पावर में दिक्कत हुई थी ना, पावर का कर लेते हैं। तो मान लो हमसे पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ पावर का, तो चलो जी पावर का भी देख लेते हैं। हमने कहा जी पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, पावर का, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। चलो जी, अब आपने कहा वर्क का तो हमें पता है, वर्क का तो हमको क्या है, मालूम है। तो वर्क का भी हमने क्या निकाला था, वर्क का था हमारे पास एम एल टू टी माइनस 2। ये वर्क डन वर्क एक ही बात है बेटा, एम एल टू टी माइनस 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा एम एल टू टी माइनस 2। टाइम कितना है, टाइम का तो टी होता है बेटा, तो टी आ गया। अब आपने कहा कि भैया यहाँ पर टी की पावर, ये यहाँ पे 1 है, ऊपर आके टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो मैं लिखूँगा एम एल टू टी माइनस 2 और एक और टी आ गया ऊपर, टी की पावर -1। चलो सॉल्व कर देते हैं। अब बताओ ज़रा, ये एम एल स्क्वायर इन दोनों को तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे टी की पावर -2 है, यहाँ पे -1 है, तो बताओ कितने हो गए, -2 में के पास -1 आया, तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 कहेंगे आजा -1 हमारे साथ ही आजा, तो ये हो गया टी की पावर -3। तो ये हमारे पास किसकी आ गई बेटा, ये पावर की आ गई। ऐसे हमने पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है बेटा, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला एक उसका बता देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, लिख रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, अब मैंने कहा कि मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है भाई इसका, वो फॉर्मूला क्या है, वो उसका पढ़ा था फोर्स का, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने कहा मुझे जी निकालना है, यही तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये आर स्क्वायर यहाँ क्या कर रहा है,
ये डिवाइड में, इधर इसको किस में ले जाओ, मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। इधर कौन बैठा, जी m1 m2, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, इनको भी इधर ले जाओ, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जी। बस अब एक तरफ जी आ गया, इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिख लेता हूँ, जी इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। चलो जी, अब हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्स का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा, याद हो गया होगा, m/L/T-2। अब देखो कि r क्या है, ये होती थी बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये होती है लेंथ, तो ये आ गया L²। नीचे बेटा मास है, कितने मास है, 2 मास है, तो मैं कहूँगा 1 m ये बैठा है और हमारे पास 1 m ये बैठा है, तो 2 मास आ गए। हमने कहा चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया जी। यहाँ पे हमने कहा कि भैया 1 m से तो एक ऊपर वाला m कट ही जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने कहा ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 l ये रहा और 2 l ये रहे, तो कितने l हो गई, l की पावर हो गई 3। इसने कहा मेरे पास 1 पावर है, इसने कहा मेरे पास 2 पावर है l की, दोनों जुड़ गई, l की पावर 3। ये आ गया T-2। चलो जी, नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा m, क्या बचा हमारे पास, 1 m बचा, तो ये m भी ऊपर आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये m की पावर आ गई -1 और यहाँ पर l की पावर 3 और t की पावर -2। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है आपको, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आया। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इनको उतारने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। और वैसे तो मैं एक न्यूमेरिकल, इसकी जब ये चैप्टर हमारा हो जाएगा तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स डालूंगा, कि न्यूमेरिकल स्पेशल एक न्यूमेरिकल का आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल निकाले जा सकते हैं हर अच्छी बुक से, ठीक है, कोई भी जो भी आप साइड बुक लगाते हो उनके मैं सारे सॉल्यूशन कोशिश करूँगा कि जितने इंपॉर्टेंट हैं सबके डाल दूँ। बस आप इसमें बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बेटा अगर इतना समझ आया है तो इस वीडियो पे लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हम निकालते हैं किसका, थोड़ा 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, तो थोड़ा उससे रिलेट करा देते हैं चीज़ें। तो हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो। चलो रेजिस्टेंस पे ही तो था वो पूरा चैप्टर, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे करते हैं बात। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था पावर का, पावर था हमारे पास I²R, P = I²R। चलो बात करते हैं, P = I²R था। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है बेटा R की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। चलो अब R की वैल्यू निकाल लेते हैं। पावर का फार्मूला अभी ऊपर निकाल के आए हैं हम लोग, पावर का। बताओ पावर का क्या था, देखें पावर का फार्मूला ये रहा डायमेंशन फार्मूला, ये रहा पावर क्या था, mL/T-3। चलो तो हम इसे जो का तू को यूज़ कर लेते हैं, mL/T-3 था ना, T-3, तो ये आ गया हमारे पास किसका, पावर का। इधर I बेटा करंट, इसका तो A होता है, तो ये आ गया A, तो हमारे पास क्या आ गया A²। और इधर साथ में कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। चलो जी, अब ये A² जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा mL/T-3 और इसके डिवाइड में हमारे पास आ गया A² = R। अब ये A आप ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। mL/T-3 और A-2, क्योंकि ऊपर आके पावर किस में हो जाती है, माइनस में, तो ये आ गया R। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, R आ गया। तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया बेटा हमारा रेजिस्टेंस का। किसका हो गया, रेजिस्टेंस का। क्लियर है, हाँ यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन यह है कि जब ऊपर ला के रख दो क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है,
डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो बेटा आप इसी तरीके से आप ट्राई करना। बाकी मैं और जो सॉल्व करूँगा उसका मैं अलग से वीडियो डालूँगा इसके बाद, उसमें आप देख के न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें। जो मैं वो डालूँगा वीडियो, उसमें वीडियो पॉज करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। नहीं होगा तो फिर आपको बाद में देख लेना है कि क्या सॉल्यूशन है। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो आता है प्रिंसिपल। ये आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल एक्सप्लेन में कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसमें बहुत प्यारी चीज़ बोली गई है, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है। मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप मीटर में सेंटीमीटर प्लस कर सकते हो क्या? मैंने आपको बोला आप 3 मीटर में 10 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो आप बोलोगे कि सर कर तो मैं दूंगा, लेकिन पहली बात तो यह है कि या तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है कि मीटर में सेंटीमीटर ऐड नहीं होगा, मीटर में सेंटीमीटर ऐड नहीं होगा, किलोग्राम में ग्राम ऐड डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कह रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और किलोमीटर में आप मीटर ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप इनको ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने लिखा 5 किलोमीटर और मैंने लिखा 10 मीटर और आपने लिख दिया 15, 5 और 10 को प्लस कर दिया। अब आप सोच रहे हो किलोमीटर लिखूं कि मीटर लिखूं, तो आ गई ना प्रॉब्लम। तो ये काम बेटा नहीं हो सकता है, ये काम आप नहीं कर सकते। आप इसे ऐसे प्लस करोगे कि मेरे पास 5 किलोमीटर है और प्लस 10 मीटर है, तो मैं इस किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करूँगा बेटा? मीटर में। तो मेरे पास आ जाएगा 5000 मीटर और फिर 10 मीटर। अब मैं ये मीटर दोनों सेम हो गए, अब मैं ऐड कर सकता हूँ 5000 10 मीटर। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ सेम होती हैं, ठीक है, जो क्वांटिटीज़ सेम होती हैं, मीटर में मीटर यानी कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। मीटर में मीटर ऐड होता है, किलोमीटर में किलोमीटर ऐड होता है, ग्राम में ग्राम ऐड होता है। और अगर दो डिफरेंट आ जाएं तो पहले उनको किसी एक में कन्वर्ट करो फिर ऐड करो। यही बोला गया है इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, यानी कि वही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो सेम होंगी। समझ आया? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये चीज़ होती है कि जो चीज़ सेम क्वांटिटी में होगी, मीटर मीटर ऐड होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐड होगा, डिफरेंट होंगे तो ऐड नहीं हो सकते हैं। समझ आया? चलो तो इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं। आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आप पेपर में, जो स्कूल में आपका पेपर बनेगा उसमें आप लिख दें। ठीक है, आपको सिंपल लिखना है बेटा, ओनली दोज quantities can be added or subtracted or equated or compared which have सेम डायमेंशंस। जिनकी डायमेंशन सेम होगी उन्हें आप ऐड कर सकते हो, उन्हें आप क्या कर सकते हो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा जी? समझ आ गया? चलो इसको मिटा देते हैं। चलो बेटा, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो बहुत इजी वे में था कि मीटर में मीटर ऐड होगा, बट फिज़िक्स में इसे किस तरीके से घुमाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लिखा हुआ है t माइनस डी, कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा, ये न्यूमेरिकल का बेस क्लियर कर रहा हूँ आपको। कहीं मान लो आपके पास दिखा t माइनस डी, ऐसे ब्रैकेट में डाल रखा है t माइनस डी। अब आपको t के बारे में तो उसने बता रखा है कि t तो टाइम है जी, और आपसे पूछा d क्या है, आपसे पूछा d क्या है। अब आप बोलोगे भाई हमको क्या पता d क्या है, हमें तो तुमने t बता रखा है, d का मतलब टाइम है, पर d तो नहीं पता। क्या पागलों वाली बात करते हो यार, d का तो d कैसे बता दें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ध्यान रखना है। मैंने बोला कि ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि वही क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके पास सेम क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा। तो अगर फिज़िक्स में आपको ये लिख के आ रहा है किसी न्यूमेरिकल में, तो फिज़िक्स वाले पागल नहीं हैं। वो कह रहे हैं मैंने t में से d घटाया, तो तुम कह सकते हो ना कि अगर t टाइम है और इसमें से कोई चीज़ घटाई जा रही है तो d भी टाइम ही होगा। और इसका रीज़न हमारे पास बैठा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपके सर पूछते हैं बताओ यार t तो टाइम है, d क्या होगा, आप बोलोगे सर टाइम होगा। आपके सर पूछेंगे अरे क्यों, टाइम क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि सिर्फ वही क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, और अगर आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है तो इसका मतलब t टाइम है तो d भी टाइम होगा। समझ आया बेटा। तो फिज़िक्स में अगर इस तरीके से आपको मिल जाए तो आपको इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कोई एक चीज़ बता देगा, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, तभी आप बोल दोगे भैया क्या है ये, सेम ही है। अगर t टाइम है तो d भी टाइम होगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ समझते हैं इसी में ही, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। मान लो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ चलो मैंने आपको बोल दिया, हाँ मैंने आपको लिखा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मैंने आपको ये कहा कि ये जो x है ये डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और मैंने आपको बोला ये जो y है ये भी क्या है, मैंने बोला ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि a बताओ क्या है, a बताओ क्या है। अब कहोगे आप सर आपने b के बारे में कुछ बताया ही नहीं, आपने x के बारे में बता दिया, x डिस्टेंस है तो a भी डिस्टेंस होगा। नहीं बेटा, ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई में है। ये किस में है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर b के साथ x मल्टीप्लाई में है, समझे। यहाँ पर इसके साथ b के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब सीधी बात है ना, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो ये x है, x मैंने बोला डिस्टेंस है तो मैंने कहा ये मीटर है, लेकिन अगर b में मान लूँ फोर्स है, जस्ट मान रहा हूँ कि b माना मैंने फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये बन गया न्यूटन मीटर। क्या बन गया, न्यूटन मीटर। अब मुझे बताओ न्यूटन मीटर बन गया ये। अब यहाँ पर ये न्यूटन मीटर जो हमारा बना है, क्या आप कह सकते हो कि ये a डिस्टेंस होगा। अगर आपने कहा जी a डिस्टेंस है, क्योंकि ये किस में ऐड हो रही है, b में ऐड हो रही है, और b के साथ x बैठा है और x का मतलब है डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो bx का पूरा क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। अब ये डिस्टेंस थोड़ी ही रह गई। तो अगर आप बोलोगे कि a डिस्टेंस है तो आप क्या हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। तो अगर कोई क्वांटिटी क्लियर वे में, बिल्कुल ऐसे क्लियर वे में दिख रही है, ऐसे अकेली मैं कह रही हूँ टाइम है, तो भाई ये भी टाइम होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ, इस t के साथ किसी x की मल्टीप्लाई कर देता, अब अगर आप बोलो कि d टाइम है तो आप गलत हो गए। अब ये टाइम नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्या पता ये x क्या चीज़ है जिससे मल्टीप्लाई करके ये कोई नई यूनिट बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो x बोला डिस्टेंस है मीटर,
बी बोला फोर्स हो गया तो बन गया न्यूटन मीटर, कुछ अलग बन गया, ये तो न्यूटन मीटर बन गया, समझे। तो आप इसे डिस्टेंस प्रॉपर वे में इसके साथ में जो भी प्लस हो रहा है उसको डिस्टेंस आप नहीं कह सकते हो। ये चीज़ आपको क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है। समझ आया, क्लियर है, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर रहें, ठीक है। मान लो मैं कोई एक एग्जांपल करा देता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो शायद आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको एक वाई चीज़ दे रखी है, आपको वाई दे रखा है ए प्लस बी एक्स और डिवाइड में आपको दे रखा है टी माइनस सी, ये दे रखा है। आपसे किसी ने बोला कि जी x जो है वो डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। आपको बोला जी y क्या है, जी y भी डिस्टेंस है। आपसे बोला जी y भी डिस्टेंस है, हमने कहा अच्छा जी y भी डिस्टेंस है, हाँ चलो जी y भी डिस्टेंस है। अब आपसे बोला t क्या है, जी t टाइम है। आपसे बोल दिया t क्या है, टाइम है, ठीक है। अब आप बोल दिया गया आपसे कि आप डायमेंशन बताओ, आपसे पूछा गया डायमेंशंस बताओ, डायमेंशंस ऑफ, एक आपसे पूछ लिया ए का डायमेंशन बताओ क्या है, चलो जी। एक आपसे बी का डायमेंशन पूछ लिया कि बी क्या है, आपको नहीं पता, आपको ए का पूछ लिया बी का पूछ लिया, ठीक है। आपको इनका डायमेंशन पूछ लिया है, चलो जी। अब क्या करें जी, ए का पूछ लिया बी का पूछ लिया, अरे चलो सी का भी पूछ ही लेते हैं, थोड़ा आसान बन जाएगा आपके लिए। चिल्लाओगे एकदम से, मुझे पता है आप चिल्ला रहे होंगे। तो ये जो सी है, सी का भी आपसे डायमेंशन पूछ लिया, चलो जी। हमने कहा जी लिख लेते हैं पहले इसको, आपने इतना सब पूछा है हमसे तो थोड़ा लिख भी लेते हैं, यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा जी ये y इक्वल टू, आपने बोला था हमको कि a प्लस बी एक्स और डिवाइड में आप कह रहे हो t माइनस सी, और आपने अभी हमें बता दिया कि t तो टाइम है, t तो हमारे पास क्या है, टाइम है। अगर ये टाइम है और इसमें से तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो c भी हमारे पास क्या होगा, c भी हमारे पास टाइम होगा। तो हम बोलेंगे c इज़ ऑल्सो अ टाइम, c is also a time. Why? Because it is subtracting from, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टाइम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर टाइम से चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। ओके ओके, इससे ही जाएगा क्या, हाँ इसी से जाएगा। चलो भैया चलो भैया चलो भैया, थोड़ा कट जाओगे आप, कोई बात नहीं। चलो कॉपी यहाँ मार देते हैं, पेस्ट। चलो जी इधर रख देते हैं इसको, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब हम कहेंगे भैया आगे बता दो, चलो तुमने ये तो टाइम बता ही दिया, अब आगे बताओ। हमने कहा जी एक काम करते हैं, y इक्वल टू, अब जब नीचे आके सॉल्व होके दोनों को आना ही टाइम है तो ऐसे रख देता हूँ कि जी a प्लस बी एक्स, अब दोनों को सॉल्व करके आना टाइम है तो t रख देता हूँ, बस एक ही t रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि दो t बार बार रख के क्या फ़ायदा भाई। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा, मैं कहूँ 5 सेकंड में प्लस करो 2 सेकंड, तो ये सेकंड एक ही बार तो आएगा, 7 सेकंड। ये सेकंड कितनी बार आया, एक बार आया ना, इसे 2 बार तो नहीं लिखा हमने, तो इसीलिए मैंने इसको बस एक बार लिख दिया है, ठीक है। आगे अब आप क्या करोगे, आप कहोगे ये t एक बार a के नीचे भी ले लेता हूँ, a अपॉन टी, और एक बार इसको इसके नीचे भी ले लेता हूँ, बी एक्स अपॉन टी। हमने कहा जी चलो ऐसा कर लो आप, मर्जी आपकी, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कहोगे कि भैया एक काम करते हैं, ये जो t है ना, इन्हें अलग अलग कंपेयर कर लेता हूँ, इसको अलग अलग कंपेयर कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि जी हमारा जो ये y है ये किसके इक्वल है, a अपॉन टी के इक्वल है, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या है, हमारे पास आ गया a अपॉन टी,
तो y इक्वल टू ए अपॉन टी आ गया। तो मैंने कहा ये t इधर डिवाइड में है, इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया वाई टी और इधर क्या बच गया a। तो मैं इसे लिख लेता हूँ a इक्वल टू आ गया वाई टी। अभी बताओ y क्या था, क्वेश्चन में हमें y क्या दिया हुआ था, y क्या था बेटा, y इज़ डिस्टेंस और t क्या है बेटा, टाइम। तो मैंने कहा भैया यहाँ पर तो y डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ तो l, और t मतलब टाइम यानी कि कैपिटल T। तो हमने कहा भैया जो a की डायमेंशन आई वो आई एल टी, a की क्या आ गई भाई, एल टी। तो ये मेरा एक आ गया। अभी तो मैंने इससे कंपेयर किया था, अब मैं कहता हूँ इसे ऐसे कंपेयर कर लेता हूँ। ये y को अब मैं इधर लिख लेता हूँ किसके इक्वल, बी एक्स अपॉन टी। अब ये t इधर किस में है, डिवाइड में है, इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैं ये लिखूँगा वाई टी इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, अब मैंने बोला भैया x इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई टी अपॉन एक्स और यहाँ क्या बच गया, b बच गया। इसको थोड़ा पलट के लिख लेते हैं। मैंने लिखा b की वैल्यू आई वाई टी अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ ज़रा, हमारे पास y फिर से क्या था, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, t क्या था, टाइम यानी कि t, और x बताओ x क्या था, x के बारे में भी तो बताया हुआ होगा, देखें, चलो देख लेते हैं। x भी हमारे पास क्या था बेटा, डिस्टेंस था। तो मैंने x को भी क्या बोल दिया, मैंने x को भी बोल दिया डिस्टेंस, यानी कि ये हो गया लेंथ। तो मैंने कहा भैया अब क्या करें, अब कुछ मत करो, इस l से l उड़ा दो, ये l से ये l कट गया। तो b का जो हमारा डायमेंशन आया वो आया t। तो मेरा a भी आ गया और मेरा b भी आ गया और मेरा c भी आ गया, यही मुझसे पूछा हुआ था। तो बेटा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें नोट करने वाली हैं आपकी, जो मैंने आपको सिखाई हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई हलवा सा आंसर ऐसे वाला, ये हलवा सा आंसर तो नहीं पड़ा क्वेश्चन आसान करने के लिए। फिर जब आप इसका दो डायमेंशन बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो था, मुझे सी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सी भी टाइम है और टी भी टाइम है, तो मैंने इन दोनों को एक ही डायमेंशन में लिखना है। फिर टी, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि दोनों चीज़ सेम होती है ना, अगर सेम डायमेंशन की होती हैं 5 सेकंड 2 सेकंड तो 7 सेकंड आता है, तो सेकंड एक ही बार लिखा जाता है। तो अगर ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है तो सॉल्व करके आएगा तो सेकंड ही ना एक बार, तो इसीलिए एक बार लिख देना है इसको, डबल बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आज नहीं सीखी। दूसरा, जब इस तरीके से अपॉन में चीज़ें आ जाती हैं तो अलग अलग नीचे करके लिख लो ऐसे, ये चीज़ हमने और सीखी, ऐसे अलग अलग करके लिख लो। फिर इनको अलग अलग आप निकाल भी सकते हो, इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कंपेयर भी कर सकते हो। y को इसके इक्वल रख लो और y को ही फिर इसके इक्वल रख लो, और फिर बस क्या है, जो आपने अभी तक की सीखी हैं चीज़ें आपको वैसे करके डायमेंशन निकालनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। अभी आप 11th में आए हो, 10th तक ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें नई हैं जो कराई जा रही हैं कि अच्छा ऐसा हो जाता है, अच्छा ऐसा हो जाता है, वैसे वैसे सीख लो बेटा। ठीक है, तो ये मान के चलो ये चैप्टर में आगे आपके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो न्यूमेरिकल में अब जो अगला हमारा आएगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर के बेसिक्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर फाइनली, ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ये कंप्लीट हो गया बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखे हैं, अगर उसको इतनी चीज़ें समझ आई हैं तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, क्योंकि जल्दी मैं इसके, अब हो सकता है कल या परसों में मैं इसके न्यूमेरिकल्स डाल दूँगा। ऐसे न्यूमेरिकल, इतने अच्छे न्यूमेरिकल मैं कहीं ना कहीं अच्छी साइट बुक से डालूँगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना, वो आप बहुत ईज़िली कर दोगे। ओके बेटा, ओके, टेक केयर, थैंक यू। हाँ।